हाय स्टूडेंट्स, आपका जो 12th का बोर्ड एग्जाम कल हुआ था फिजिक्स का पेपर, उसका जो सेट 1 है चंडीगढ़ रीजियन का 5531, उसका सेक्शन सी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, क्या है, 22A। तो 22A में पहले क्या दिया हुआ है आपको, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ये आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका फर्स्ट पार्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, राइट। तो करंट क्या होता है आपका, करंट होता है क्या ना, टोटल चार्ज बाय टाइम। तो जो टोटल चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टर में फ्लो होता है, तो ये आपको पता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, उसको हम एन लेते हैं। इसका लेंथ होता है एल और एरिया होता है ए। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो गए एन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया। टाइम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, कैसे मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड आपका क्या लोगे, vd लोगे, ठीक है। तो एल एल कट हो गया। सो व्हाट इज द रिलेशन यू आर गेटिंग, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ई। ये आपका एक्सप्लेनेशन होना है। इसका सेकंड पार्ट जो है बी, बी में क्या बोल रहा है कि हाउ इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड व्हेन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड। तो आप देखो ये लेंथ के साथ रिलेट कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या है, अभी हमने देखा है, ये माइनस ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। तो इधर से मुझे क्या पता चला है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड। तो डबल्ड मतलब इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। सो दिस शुड बी योर आंसर, राइट। तो आपका 22 हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज 23, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये आपका दैट इज कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये टॉर्क रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो टॉर्क में आपको क्या हो रहा है 23A। तो आप क्या करोगे, पहले डाटा सारे लिख लो। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दिया, 30 दिया, और क्या दे दिया आपको, रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका करंट दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। तो करंट दे दिया 6 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 1.0 टेस्ला। अब क्या बोल रहा है कि फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। आप देखो ये जो थीटा है ये 30 डिग्री विथ प्लेन है, प्लेन ऑफ द कॉइल। तो आपको पता है हमें जो फॉर्मूला में जो थीटा चाहिए होता है वो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर चाहिए। तो एरिया वेक्टर आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन। तो ये 30 डिग्री ऑलरेडी दिया है और वो 90, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो दैट इज 60 डिग्री। और ये किसके साथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस एंगल इज द बी विथ योर एरिया वेक्टर, राइट, एरिया वेक्टर। तो ये हमें रिक्वायर्ड है। अभी आपको टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई बी ए साइन थीटा। तो इसको अगर सारे वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, सारे वैल्यू आप पुट कर दो, पुट करके आई का वैल्यू 6 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया, और ये एरिया के बदले क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर लिखोगे, इंटू साइन थीटा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब इधर क्या है, जो पाई आर स्क्वायर है, आर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 6 इंटू पाई आर स्क्वायर के बदले 8 स्क्वायर, दैट इज 64 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू √3/2 हो जाएगा। तो इसको 2 से कर दो 15, और ये जो आपका √3 है 1.7 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। सो दिस इज 90 इंटू 64 इंटू 1.732 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसको सारे सॉल्व करोगे आप, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट वैल्यू विल कम आउट एज योर that is 0.998 न्यूटन मीटर। So this will come as 0.99 न्यूटन
मीटर। ये आपको सॉल्व करना था, ठीक है। इसका और पार्ट में क्या दिया हुआ है, सो दिस इज योर आंसर। इसका और पार्ट में क्या होगा, और पार्ट आप देख लो 23 का और पार्ट, तो 23 का और पार्ट में क्या होगा, ठीक है। और पार्ट में दिया हुआ है एन अल्फा पार्टिकल, तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मास कितना दे दिया, 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और चार्ज कितना दे दिया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कितना दे दिया, जो एनर्जी है वो कितना दे दिया, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्या दे दिया आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला। तो अब आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। अब देखो, जब कोई परपेंडिकुलर होकर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो आपका कितना होता है, दैट रेडियस इज इक्वल टू mb बाई क्यूबी, ये आपने पता है। तो mb होता है मोमेंटम, इधर मोमेंटम नहीं दिया, एनर्जी दिया हुआ है। तो मोमेंटम एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, 2me करके होता है, डिवाइड बाई क्यूबी। तो आप अभी सारे वैल्यू पुट कर दो, देन यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। तो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो, सो इट विल कम ऑलमोस्ट योर 2 इंटू दैट इज 10 टू द पावर, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। ये आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गया। मेंशन द कंडीशन अंडर व्हिच द पार्टिकल इन दिस रीजन डिस्क्राइब्स ए हेलिकल पाथ। तो आपको इधर लिखना पड़ेगा हेलिकल पाथ कब होता है, हेलिकल पाथ कब होता है, हमने पढ़ा हुआ है अगर ये एक्यूट एंगल में आता है, मतलब इसको 90 डिग्री नहीं है, ये एक्यूट एंगल में आता है, तो थीटा आपका हो जाएगा दैट इज 0 एंड दिस 0 से ज्यादा और 90 से कम, इस एंगल में अगर आता है तो ये आपका हेलिकल पाथ हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे करके आएगा इस वेलोसिटी में, ठीक है। सो दिस इज योर हेलिकल पाथ। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड। तो ये स्ट्रेट कब जाएगा, जब आपका स्ट्रेट कब जाएगा, जब आपका नेट फोर्स इसके ऊपर जो होगा वो 0 होगा, या नेट टॉर्क जो होगा वो 0 होगा। तो ये नेट जो टॉर्क ये 0 कब होगा, जब इसका साइन थीटा का वैल्यू हमने लिखा था, दैट इज क्यू वी वी साइन थीटा, जो फोर्स होता है क्यू वी वी साइन थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं जो थीटा होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इधर हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा, जब ये पैरेलल होगा, जब ये क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो वेलोसिटी है ये आपका पैरेलल होना चाहिए टू गेट, सो v इज पैरेलल टू b, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इतना आप लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 23A में एक पार्ट हमारा रह गया, वो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय ए प्लानर कॉइल। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो प्लानर कॉइल है इसका जो एरिया और जो सर्कुलर कॉइल है, तो इसमें डेरिवेशन में हमने देखा था जो टॉर्क होता है वो NIAB साइन थीटा होता है। तो बोला है सारे पैरामीटर आपका सेम है, सिर्फ उसका शेप चेंज किया, मतलब एरिया। तो हम लिख सकते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट 23A पार्ट में जो एरिया दिया है वो सेम दिया है, सो दैट मीन्स द टॉर्क विल रिमेन सेम, द टॉर्क विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सो दैट इज 23rd का, आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको सोचना था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या बोल रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स एंड ए हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। तो पहले आप जो इंडक्टर होगा उसको आप क्या करोगे, दैट इज 24A, इसको क्या करोगे आप, पहले एक डीसी सोर्स को लगा दो,
तो डीसी सोर्स आप लिखोगे कैसे इसको एग्जाम में, आप एक ड्रॉ कर देना इंडक्टर और इसमें एक डीसी सप्लाई लगा दो। तो आप देखना इधर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल। तो फ्रीक्वेंसी जब ये डीसी सप्लाई होता है तो फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए क्या हो जाता है, जीरो होता है, तो एक्सएल आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी रेसिस्टेंस इधर नहीं है, अगर सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है तो भी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो करंट फ्लो। ठीक है, मतलब देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। तो ये हम लिख सकते हैं कि नो करंट फ्लो, करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई भी एनर्जी आपका लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, नो एनर्जी लॉस, राइट। सो इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर। क्लियर हो गया ये चीज। अब सेकंड पार्ट में आप देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स अगर लगा दिया, तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स लगाओगे तो ये आपका सपोज इंडक्टर है, इसमें आपने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी लगा दिया, तो फ्रीक्वेंसी इसका बहुत ज्यादा है, तो इधर एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल, मतलब ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो इधर क्या होगा, हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट हमारा इसके थ्रू कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाई एक्सएल। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, बट ये बहुत ज्यादा होगा तो ये कम हो सकता है करंट फ्लो। और अभी जब करंट फ्लो होता है, ये जब एसी है ना, तो इसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आपको पता है जब भी whenever there is a change in the magnetic flux associated with a coil, then there will be an induced EMF। तो इधर EMF आपका इंड्यूस होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, बैक EMF। तो इस साइड से ये जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जब आएगा ऐसे करके तो बैक EMF होगा। तो बैक EMF जो होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये चीज आप इसमें लिख सकते हो, राइट। तो इतना आप लिख लो तो हो जाएगा। तो पहले आप क्या लिखोगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो आपका एक्सएल इंक्रीज होगा, तो एक्सएल इंक्रीज होगा तो करंट फ्लो होगा बट कम फ्लो होगा, और करंट जब फ्लो होगा चेंजिंग, सो देयर विल बी ए बैक ईएमएफ। क्या है, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जैसे करंट इसमें चेंज होगा तो ऐसे करके ये होगा, राइट। और उसके बाद क्या है कि एक्सएल अगर आपको मिल गया तो इस हिसाब से ये बार बार ये आपका चलता रहेगा, सो दैट इज बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हुआ है। अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट 24 का बी पार्ट, तो 24 का बी पार्ट आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन आइडियल इंडक्टर। तो आप पहले लिख दोगे जो आइडियल इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट को, क्या करता है, V लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री, राइट। ये आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़े हो। नेक्स्ट क्या दिया है, ड्रॉ ए फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट। तो फेजर डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम हम कैसे करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कर देते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया, इधर से ये ओमेगा टी होता है, तो ये आपका वोल्टेज होता है अक्रॉस द पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टेंस, और ये होता है करंट। तो हमें पता है कि वोल्टेज लीड हो रहा है, तो लीड हो रहा है बाय 90 डिग्री, तो ये एंगल को मैं ऐसे बना दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज VL। क्या होगा, VL, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर योर इंडक्टर सर्किट, दैट इज आइडियल इंडक्टर, राइट। ये आपको ड्रॉ कर लिए तो आपको ये फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 25, ठीक है। 25 में इसने क्या बोला कि डेपिक्ट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये EM वेव्स का आपने पढ़ा हुआ है, तो 25A, तो ये EM वेव्स के बारे में आपको दिया हुआ है। EM वेव्स में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं। कैसे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू
द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो ये जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होगा, तो अगर आप इसको जो वेव होता है अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया आपको? तो ऐसे करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो दिस इज योर, you can write this is your magnetic field, this is your electric field, so the direction of propagation is this direction, right। तो ये आप बना सकते हो डायग्राम ऑल्सो। ऐसे डायग्राम पूछा नहीं है, आप सिर्फ लिखने से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहा है कि नहीं, इसमें और एक है, राइट दे आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहले लिख लो। ये EM वेव्स के बारे में है, तो ये एक ट्रांसवर्स वेव होता है। कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये जो चलता है ना, ये कैसे जाता है, स्पीड ऑफ साउंड में, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इन एयर और वैक्यूम, ये भी लिख सकते हो आप। या फिर लिख सकते हो ये कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं करता, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपागेशन, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द EM वेव्स। एनी टू आप लिख लो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आपका इसका बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट में क्या है कि 25 का जो बी पार्ट, तो बी पार्ट में पूछ रहा है कि 1/μ0ε0 जो है, तो 25 का बी पार्ट, ये आपको पूछा है कि 1/√of जो μ0ε0 होता है, इसको आप प्रूव करो, दिखाओ कि ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो आप क्या करोगे, μ0 का वैल्यू आपको पता है 4π × 10⁻⁷ होता है, और जो ε0 का वैल्यू है वो होता है 8.854 × 10⁻12। तो अगर ये वैल्यू आप पुट कर देते हो तो ऐसे करके डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये आपका हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है 8.854 करके इंटू 10⁻12। तो ये जब सॉल्व करोगे ना, ये 2.99 इंटू 10⁸ करके आएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट होता है उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि ये C के बराबर हो गया। सो दैट्स व्हाई C इज इक्वल टू √1/√μ0ε0। ऐसे कर सकता हूँ। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या किए हैं, E0 करके कर दिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि E0/B0 इज इक्वल टू C करके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट करके आपने किया हुआ है, बट इसमें मार्क्स ऐसे मिलेंगे नहीं। अगर पार्शियल 0.5 मार्क्स आपको ऐसे दे सकते हैं ओनली फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, अदरवाइज ये एग्जैक्ट आपको वैल्यू करके शो करना है, दिखाना है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आप, दैट इज 26। तो 26 वाला आपको क्या बोल रहा है, ये आपका जो दैट इज रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। 26 नंबर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो ये अगर एक ग्लास स्लैब है तो ये बोल रहा है कि इसका जो इंसिडेंट रे है ना, ये ग्लास एयर सरफेस में, ग्लास एयर कौन है, ये आपका ग्लास है, ठीक है, ये एयर है। तो इसको क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये पहले मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये IC है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मेरा कितना होगा ये मैं फाइंड आउट कर लूंगा। सो ये इसमें कौन सा हो रहा है, ग्लास टू एयर। तो जब पहले ग्लास टू एयर में जा रहा है तो पता है डेंसर टू रेयरर, और बोल रहा है कि उसने क्या किया ना, क्रिटिकल एंगल पे है। तो क्रिटिकल एंगल आपको पता है व्हाट इज द रिलेशनशिप, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C, that is sin I for this case. So what is your sin IC? Sin IC will be equal to 1/μ. So mu for glass we know that is given 3/2.
So sin IC will be 2 by 3, right? Sin IC will be 2 by 3. So you get the value of this angle. Now in the question it is asked कि ये स्लैब को हमने वाटर में रख दिया, तो वाटर में रख दिया मतलब ये सारे अभी वाटर हो गए, ये सारे अभी वाटर हो गए, राइट? तो वाटर होने से अभी क्या होगा? वाटर होने से अभी क्या होगा? आपको रिफ्रैक्शन दोबारा देखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? जो रिफ्रैक्शन है उसको दोबारा देखना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन कैसे दिखाओगे अभी बताओ? अब ये आपका पानी हो गया, वाटर, तो इधर ग्लास एंड वाटर वाला सरफेस हो गया। तो नेक्स्ट हम बता देंगे दिस इज ग्लास एंड वाटर वाला सरफेस। तो ग्लास वाटर में क्या होगा? इधर सेकंड मीडियम कौन हो जाएगा? वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन IC बाई साइन R बाई साइन R। तो इसमें मुझे ये साइन R निकालना पड़ेगा। तो साइन R मेरा कितना हो जाएगा? साइन IC म्यू W म्यू जी क्या होता है? म्यू W बाई म्यू जी। म्यू W कितना दिया हुआ आपका? 4/3 डिवाइड बाई म्यू जी कितना दिया है? 3/2। तो ये ऊपर जाके 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है? इनटू साइन R दैट इज साइन IC था, तो ये डिवाइड बाई साइन IC आपका हो जाएगा, ठीक है? सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन IC बाई दिस हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये 8/9 होगा, ठीक है? और ये डिवाइड बाई क्या था? साइन IC का वैल्यू कितना था हमारा? 2/3 था, तो ये 2/3 था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 और ये हो जाएगा 9/8, सो 3/4 हो जाएगा। सो दिस इज योर 3/4। तो ये आ गया साइन R, मतलब ये जब आके वाटर मीडियम में जा रहा है डेंसर टू रेयर R, तो दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? डेंसर टू रेयर R, ठीक है? सो ये आपका ऐसे जाएगा, दिस विल मूव ऐसे, ठीक है? अब ये वाटर सरफेस वाला है, ये कौन सा सरफेस है? वाटर सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। अब ये कहां से जा रहा है? देखो, डेंसर टू रेयर R, डेंसर टू रेयर R। तो ये इसको एक्चुअली अगर जाना था तो इसको जैसे ऐसे जाना था, बट ये ऐसे न जाके क्या करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कैसे जाएगा? इसका नॉर्मल सरफेस कौन सा होगा? ऐसे। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है? ये एंगल अभी हमें निकालना है। तो ये एंगल मुझे ऑलरेडी मिल गया, इसका जो नॉर्मल था ना, और ये जो ऐसे जाके जा रहा था, तो ये एंगल मुझे पता है कितना है? दैट इज योर साइन R का इक्विवेलेंट। सो ये एंगल आपका साइन R का इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो इस एंगल को मैं अभी एमर्जेंट एंगल ले लेता हूं। कौन सा एंगल लूंगा? दैट इज नॉर्मल के साथ, दैट इज एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल E। तो ये क्वेश्चन में पूछा है आपको, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अभी अगर मैं इधर वाटर और एयर का लेता हूं, वाटर एंड एयर का, तो वाटर एंड एयर का मेरा कितना हो जाएगा? अब देख लो, वाटर एयर में क्या होगा? जो म्यू फर्स्ट मीडियम इधर कौन है? वाटर। सेकंड मीडियम कौन है? एयर। तो ये हो जाएगा म्यू एयर एंड वाटर इज इक्वल टू साइन आई के बदले इधर R लिखा है और साइन R के बदले E लिखा है। तो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 1/μW। सो 1/μW। सो साइन E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/μW। μW आपका 4/3 था, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 1/ दैट इज साइन R। साइन R का वैल्यू कितना था? अभी हमने निकाला था 3/4 करके, ठीक है? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये कट हो गया, तो ये आपका 1 आ जाएगा। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस? दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है? तो ये थोड़ा सा क्या ना, कैलकुलेशंस में हम जब करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सरफेस में कहां जा रहा है। सो ओनली द ट्रिक्स बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज, इसमें 3 लेयर दे दिया। पहले आपके ग्लास टू एयर दिया, तो उसमें आपको क्रिटिकल एंगल मिल गया, उस एंगल में जाके वो बाहर से जा रहा है, तो उधर फिर हमने वाटर रख दिया, तो ग्लास टू वाटर गया, फिर वाटर टू एयर गया। तो ये एक स्टेप वाइज आप इसको
कर सकते हो. सो योर फाइनल आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री. राइट, ये आपका हो गया. नेक्स्ट पार्ट है आपका 27. तो 27 आपको क्या बोलता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फिशन में आप क्या करोगे, 27 न्यूक्लियर फिशन, और उसके बाद आपको बोला है कि एक एक एग्जाम्पल भी देना है आपको. ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच विथ न्यूक्लियर रिएक्शन. तो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है जहां पे आपका हेवी न्यूक्लियई टूट के लाइट न्यूक्लियई देता है. ठीक है, हेवी न्यूक्लियई, ठीक है, ब्रेक्स इनटू लाइट न्यूक्लियई. ठीक है, क्यों ऐसा करता है, टू गेट द स्टेबिलिटी. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल बोला, तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में. तो रिएक्शंस आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो रिएक्शंस आपको लिखना पड़ेगा. तो ये रिएक्शन में क्या होता है, यूरेनियम का आप एग्जांपल दे सकते हो. जैसे 92 है, इसमें 235 होता है, तो इसको आप एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कर दो तो ये देगा क्या, क्रिप्टन देगा और बेरियम देगा और न्यूट्रॉन्स देगा और एनर्जी भी देगा. तो क्रिप्टन जैसे आपका 36 है, ये आई थिंक 86 है, ये 89 के आसपास है, ये 144, तो ऐसे करके ये 3 हो जाएगा. ठीक है, और ये जो नॉर्मली एनर्जी देता है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक दे देता है एनर्जी ना. तो इतना लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको क्या करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन. तो फ्यूजन में आपको लिखना था फ्यूजन. तो फ्यूजन में क्या होगा, जो लाइट न्यूक्लियई होगा वो कंबाइन होगा, लाइट न्यूक्लियई combines to form bigger nuclei. ठीक है, और हैवी न्यूक्लियई. तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो आपका एनर्जी जनरेशन होता है इन स्टार्स, जैसे सन के अंदर होता है, सो एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, ठीक है. तो इसका अगर एग्जांपल लिखो तो आप हाइड्रोजन लिख के आना पड़ेगा. 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं ना तो आपको एक पहले ड्यूटेरियम देंगे. ठीक है, और उसके बाद इसमें एनर्जी आएगा. ठीक है, सो इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी आपको जो दे सकता है कि एनर्जी कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा डाटा बेस्ड है, तो इसको आप एनर्जी लिख के भी आ सकते हो. ठीक है, इसको आप एनर्जी लिख के भी आ सकते हो. नेक्स्ट न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ये रिएक्शंस लिख देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो देते हैं. तो इसका जो ऑलमोस्ट एक साइकिल होता है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका हीलियम होता है 2-4, और ये जो एनर्जी देता है 28.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है. बट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये स्टार्स के अंदर होता है, तो हमें इसलिए ये बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है. तो आप अगर ये लिखते हो एनर्जी जनरेशन स्टार्स का एग्जांपल दे दिए और ये कर दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. तो 28 में बोल रहा है राइट द हेल्प ऑफ डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड. तो आप क्या करोगे, पहले जो है आपका फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बता दो. तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है आपका, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग. तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप क्या करोगे, ऐसे करके आप बना लेना. ठीक है, तो ये आपका हो गया. जैसे फॉरवर्ड बायसिंग आप किसको बोलोगे, जिसमें पॉजिटिव लगेगा पी टाइप को और नेगेटिव लगेगा एन टाइप को. ये आप बता दिए फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है ना, ये जो इसका मेजॉरिटी क्या था, होल्स था, और माइनॉरिटी इसका क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था. ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी कैरियर इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और इधर क्या था आपका, होल्स था. तो अब क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव है तो होल्स को ये इस तरफ क्या करेगा, ड्यू टू डिफ्यूजन. तो आप लिखोगे क्या,
ना मेजॉरिटी कैरियर जो है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर है, मेजॉरिटी कैरियर इधर क्या होता है, होल्स। होल्स किस तरफ जाता है, p टू n जाता है, p टू n टाइप जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा n साइड से p साइड जाएगा। ये आपका डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा, ये एक डिप्लीशन लेयर बनेगा। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया और होल्स इधर आया, ठीक है, जो मेजॉरिटी कैरियर है होल्स इधर गया और ये इधर गया। तो जो माइनॉरिटी कैरियर है उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर। इसमें क्या होगा, होल्स किस में है, n में है। तो ये जो होल्स है ना n में है, ये p की साइड आएगा, ठीक है, तो n टू p आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये p टू n जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज डिफ्यूजन। और ये हो गया आपका माइनॉरिटी कैरियर जो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट। तो ये दो चीज होता है। तो इसे होने से क्या होगा ना, इधर जैसे पॉजिटिव आपका होता है ना, ये नेगेटिव, ये इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा और इधर वाला पॉजिटिव आयोनिक फॉर्म हो जाएगा। सो इट फॉर्म्स है ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल। और ये जो विड्थ है इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको लिखना है कि जो डिप्लीशन लेयर है ये हो गया जस्ट आपका पीएन जंक्शन के बारे में एक आइडिया। बट आप ये डायग्राम करके आप इसको लिखोगे फॉरवर्ड बायसिंग करने से होता क्या है ना, ये वाले चीज जो बताया मैंने, करंट इधर से इधर जाता है होल्स और ये जाता है, तो ये क्या करता है, जो डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ को डिक्रीज कर देता है। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और दूसरा आप क्या लिखोगे, जैसे बायसिंग वोल्टेज आपका, इसका जो ब्रेक, जो आपका बैरियर पोटेंशियल है उससे अगर एक्सीड होता है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स द बैरियर वोल्टेज, तो आपका करंट, फॉरवर्ड करंट जो होगा वो फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट। फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो ये 2 पॉइंट और ये डायग्राम करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग कंडीशन। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, सेम चीज। रिवर्स बायसिंग में आप क्या करोगे ना, रिवर्स बायसिंग में आपको लिखना पड़ेगा, एक डायग्राम बना लेना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपका रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग का मतलब पी टाइप को आपने नेगेटिव दिया और एन टाइप को आपने पॉजिटिव दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेगेटिव मतलब इधर माइनॉरिटी कैरियर था आपका सपोज इलेक्ट्रॉन्स, और इधर माइनॉरिटी कैरियर क्या था, होल्स, ठीक है। ये आपका P का हो गया माइनॉरिटी कैरियर्स और N में ये हो गया माइनॉरिटी कैरियर सपोज। तो ये बहुत कम रहेंगे। सो अगर हम देखते हैं, ऐसे आप करके दिखा सकते हो थोड़ा सा, कि इसमें माइनॉरिटी कैरियर ये है और मेजॉरिटी कैरियर आपका जैसे होल्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो माइनॉरिटी कैरियर है उसको आप दिखा सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इसमें होल्स होते हैं। तो जब हम इसको रिवर्स बायसिंग दे रहे हैं उस टाइम में आपका जो ये वाला ऑलरेडी पहले से था, जो आपका ये था, इसमें क्या था, पी टाइप मतलब ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोले थे, ठीक है, डिप्लीशन लेयर। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा और ये होल्स को इधर रिपेल करेगा। तो ये होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि जो डिप्लीशन लेयर है ना, इसका विड्थ आपका बढ़ जाएगा, इसका विड्थ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इधर तक आ जाएगा, ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर आपका विड्थ बढ़ जाएगा। तो पहला चीज क्या होगा, एन को हम पॉजिटिव वाला लगाएंगे और पी टाइप को नेगेटिव लगाएंगे। दूसरा क्या बनेगा, आपका जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तीसरा क्या होगा, आपका जो माइनॉरिटी करंट जो है ना वो फ्लो होगा, मतलब मेनली द करंट जो होता है उसको हम रिवर्स करंट भी बोलते हैं, वो माइनॉरिटी कैरियर के लिए होता है, ठीक है, कैरियर हमारा दैट इज रिवर्स करंट फ्लो होता है और ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। तो ये नॉर्मली माइक्रो एम्पियर में होता है और जो मेजॉरिटी कैरियर जो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है वो नॉर्मली आपका मिली एम्पियर में होता है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया।
तो डायग्राम के साथ आप ये लिख के आओगे 2-3 पॉइंट, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया, मैंने अपलोड कर दिया हूँ बी भी और सारे, सिर्फ सेक्शन ई बचा है जो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, वो भी हम करा देंगे, आज ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू।